आगे बढ़ें, देखते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज हम किस मसले पर डिबेट करने जा रहे हैं। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर हम डिबेट की तरफ बढ़ें। तीन चार बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना। सुना आपने क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। पीसीसी चीफ ने मीडिया के सामने कांग्रेस की बड़ी कमजोरियों को भी खुले मन से स्वीकार किया है। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हार के बाद संगठन में बदलाव हुआ और प्रदेश की कमान जीतू पटवारी को मिली। पटवारी कांटों का ताज पहनकर लोकसभा के रण में उतरे। उनके कमान संभालते ही कांग्रेस का कुनबा टूटने का दौर जो शुरू हुआ वो चुनाव खत्म होने तक चलता रहा। जीतू के कमान संभालते ही कमलनाथ ने बनाई दूरी। पटवारी के शपथ ग्रहण में नाथ के न आने से बड़ा संशय। नाथ के बीजेपी में जाने की खबरों के बीच नाथ समर्थकों ने उठाए सवाल। विधानसभा चुनाव की हार के बाद कई नेताओं पर लगे गंभीर आरोप। हारे उम्मीदवारों और समर्थकों ने लगाए नुकसान पहुंचाने के आरोप। नाराजगी की शिकायतों पर पीसीसी चीफ ने नहीं की कोई कार्रवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल। कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने ज्वाइन की बीजेपी। कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना भी बीजेपी में गए। चुनाव के बाद एमएलए रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल। विधायक निर्मला सप्रे भी चुनाव के बीच बीजेपी में हुई शामिल। कई पूर्व विधायकों सहित हजारों कांग्रेसी बीजेपी में चले गए। लोकसभा चुनाव में जीतू पटवारी अकेला मोर्चा संभालते दिखे। अब पटवारी संगठन में बदलाव कर पार्टी को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। तीन चार बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे भी से। कुछ वक्त पहले बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने संकेतों में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, विपक्ष के खिलाफ भी होती है। तो अभी भी बीजेपी पटवारी की कवायद को लेकर तंज कस रही है। आप याद रखिएगा कि एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं होती है, एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष के खिलाफ भी होती है। मतलब आप विपक्ष में रहने के लायक नहीं हैं, इसके लिए भी वोट पड़ता है। इसलिए कांग्रेस को इसका वोट पड़ेगा कि वो विपक्ष में भी रहने लायक नहीं। जीतू भाई, ये लाइलाज मर्ज है कांग्रेस का। अब इसका इलाज नहीं हो सकता। इस कांग्रेस का विसर्जन तय है, सुनिश्चित है। और गांधी जी की बात आप लोगों ने नहीं मानी तो जनता ये बात पक्की करा रही है। पटवारी का बयान बताता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस बदली बदली नजर आएगी, लेकिन पटवारी का बयान अपने साथ कई सवाल भी लेकर आया है। आखिर कांग्रेस का कुनबा उनके काल में क्यों कमजोर हुआ? क्या कांग्रेस अपनी नीतियों और विचारधारा की पटरी छोड़ रही है? क्या 23 के चुनाव में कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस उसकी हार की वजह बना? या कांग्रेस अब जमीनी संघर्ष से दूर हो गई है? जैसे ही पटवारी ऐसे सुलगते सवालों के जवाब खाटी कार्यकर्ताओं को दे पाएंगे, वैसे ही पार्टी को पटरी पर लाने में कामयाब होने की राह पर आगे बढ़ जाएंगे। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पटरी पर लौटाएंगे पटवारी। ये एक सवाल भी है और उम्मीद से भरा सवाल भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जितेंद्र पटवारी, जीतू पटवारी जिन्हें कहा जाता है, वो कांग्रेस को उस पटरी पर लेकर आएंगे जिस पटरी पर 2018 में कमलनाथ इस मायने में लेकर आए थे कि उन्होंने 2003 का सूखा तोड़ा। 2003 में हार, 2008 में हार, 2013 में हार, लेकिन कमलनाथ ने 2018 में ये सूखा जो कांग्रेस के लिए बन गया था 3 इलेक्शन में लगातार हार, उसको ब्रेक किया। लेकिन फिर मुश्किलें हैं और मुझे अक्सर जब मैं देखता हूँ ये सिचुएशन तो मुझे वेस्ट इंडीज़ की याद आती है कि एक समय ये टीम, कैलिप्सो क्रिकेट कहा जाता था उसको, थिरकते हुए गाने के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस से विवियन रिचर्ड, क्लाइव लाइड, माइकल होल्डिंग, एक से एक जोएल गार्नर,
ये सब जब फील्ड पर आते थे तो ऐसा लगता था कि ना ऑस्ट्रेलिया ना इंग्लैंड, भारत की तो बात ही नहीं। और ये हर उस संस्थान के साथ होता है जो बहुत एपिकल शिखर छूता है। एक अनजान सी टीम ने 1982 में समीकरण बदला, जैसे बीजेपी ने 2 सांसदों की पार्टी ने 90 के दशक में जिसके 2 सांसद होते थे, उसने न सिर्फ अपनी सरकार बनाई 2000 में, बल्कि उसके बाद 2014 से अब तक एक जिसको चैलेंज जिसके सामने कांग्रेस जूझ रही है वो पार्टी है। लेकिन शुभकामनाएं हैं कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी कि ये दोनों इस तरह से चलें कि लोकतंत्र और मजबूत होते हुए आगे बढ़े। बंसल न्यूज़ के सुलगते सवालों की तरफ चलते हैं। क्या पीसीसी चीफ ने कांग्रेस के अंदरूनी दर्द को आवाज़ देने की कोशिश की है? क्या कांटों का ताज संभाल रहे जीतू पटवारी पार्टी को पटरी पर लौटा पाएंगे? और क्या पटवारी ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का बड़ा मौका दिया है? सच्चाई से उन्होंने ये बात मानी है और ये अच्छी बात है। चलिए उन मेहमानों से मिलिए जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र शर्मा जी, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करता हूं उनका। रवि सक्सेना जी हैं, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ रहेंगे। और मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, हमारे साथ रहेंगे। मनोज, क्या पटरी पर लौटा पाएंगे पटवारी? आज जेस्चर बड़ा पॉजिटिव रहा उनका। उन्होंने जिस तरह से माना, पहले आप माने तो मर्ज है, अगर आप झुठलाते रहेंगे कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर कहता रहेगा साहब है, नब्ज बता रही है आपकी, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, लेकिन आप कहिए कुछ नहीं है, मैं तो फिट हूँ साहब, आप बीमार क्यों घोषित कर रहे हैं मुझे? ये बहुत अच्छा जेस्चर है अगर आप सीखना चाहते हैं। और एक्नॉलेज जब आप करते हैं मीडिया के सामने यानी जनता के सामने, ये और बड़ा जेस्चर है। बिल्कुल शरद जी, बधाई के पात्र है जीतू पटवारी। जिस बात की जरूरत कांग्रेस के भीतर थी, क्योंकि लगातार चुनाव हारना, जैसा उन्होंने कहा कि 4 चुनाव हम हारे हैं, उसके बाद यदि पार्टी का मुखिया ये कह रहा है कि हाँ इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ गलतियां कुछ कमियां हमारी भी है, तो आने वाली कांग्रेस का वो एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो बहुत ज़रूरत है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हमने देखा इस बीच में जैसा बीजेपी का दावा है करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता और बड़े नेता, जिन नेताओं का जिक्र हम कर रहे थे, नाम लेने में वक्त जाया होगा, तो वो नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। जाहिर है गलत मैसेज खासकर कार्यकर्ताओं के बीच में ये गया, क्या हमारी कांग्रेस टूट रही, लेकिन उन्होंने टूटने का मैसेज ना देते हुए एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया। और वो ऐसे दौर में कांग्रेस की कमान संभाले जब हाथ से जा चुकी थी पार्टी, 2018 में वापसी हुई, 20 के बाद फिर जिस तरह के माहौल बने, फिर लगा कि शायद 18 के बाद 23 में वापसी हो जाएगी, लेकिन ना हो सकी। तो ये तमाम तरह की चीज़ों के बीच में, लेकिन निश्चित रूप से यदि वो अपनी कमियां सुधारने की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसकी बहुत ज़रूरत है कांग्रेस के भीतर, तो कार्यकर्ताओं को भी संबल मिलेगा। और मध्य प्रदेश में जरूरत भी एक अच्छे विपक्ष की, कम से कम कांग्रेस बनी रहे तो अच्छा भी लगता है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सफलताएं जितना नहीं सिखाती, असफलता उतना असफलता, या आप ये कहिए कि अटेम्प्ट्स आपको ज़्यादा सिखाते हैं। और जीतू पटवारी जी इस समय उसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल तो है कि उन्होंने माना है कि बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी है। हम यही नहीं कह सकते कि हर बार ईवीएम गड़बड़ था, हर बार ये था, कुछ गड़बड़ी हो गई थी, बीजेपी ने 20 सालों से अधिक के शासन में सब पर कब्जा कर लिया है। ये तमाम बातें बड़ी रिटोरिक जो है, बड़ा उबाऊ भी लगता है। अच्छी बात है कि वो मान रहे हैं कि हमें बेहतर करना है। जी देखिए, राजनीति हो या क्रिकेट हो, टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है और निश्चित तौर पर जीतू पटवारी आज टाइमिंग में चूक गए हैं। आज का दिन उसके लिए नहीं था कि इस बात की समीक्षा करते, और उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया और जहां उल्लेख किया है ना, वो स्थान सही है। मुझे लगता है संगठन की आंतरिक अगर कोई बात थी तो उनके प्रदेश का संगठन के प्रभारी राष्ट्रीय नेतृत्व है। एक तरह से जीतू पटवारी ने पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। हार तो रही हैं वो, पर 4 तारीख के बाद स्वीकार करते तो और ज़्यादा अच्छा रहता। और उन्होंने आज 20 साल के उन सब नेताओं को उन्होंने कहा कि 4 बार हम हारे हैं, 3 में हारे, 8 में हारे, 13 में हारे, 18 में हारे, कौन जिम्मेवार? तो उन्होंने कहा, इशारे इशारों में कह दिया, दिग्विजय सिंह जिम्मेवार हैं, कमलनाथ जिम्मेवार हैं, अरुण सिंह जिम्मेवार हैं, कांतिलाल भूरिया जिम्मेवार हैं, अब तक के जितने अध्यक्ष रहे वो सब जिम्मेवार हैं, और रवि सक्सेना जैसे ईमानदार प्रवक्ता भी जिम्मेवार हैं। संगठन हमारा कमजोर है। किसके लिए कह रहे हैं वो? और एक इशारा भी कर दिया
कि भाई अब आप लाइन पे चलो, अब मैं टीम बनाऊंगा। और आपने क्रिकेट का कहा, वेस्ट इंडीज टीम जब जीतती थी, जब टीम खेलती थी, व्यक्तिगत प्रदर्शन मैच नहीं जिता सकते, चाहे मैच हो या राजनीति हो। जीतू पटवारी इस लोकसभा चुनाव अकेले घूमते रहे। कभी कभार उमंग सिंगार उनके साथ दिखे, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, कोई नेता उनके साथ नहीं है, नीचे का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। अगर देखा जाए तो एक रिकॉर्ड उनके नाम बनेगा कि लाखों कार्यकर्ता जिसके कार्यकाल में पार्टी छोड़कर गए, ऐसे कोई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो वो जीतू पटवारी बनेंगे। यानी संगठन का तंत्र उन्होंने खत्म कर दिया। आप बेपटरी की बात कर रहे हैं, इंजन ही पटरी से नहीं उतरा, डिब्बे ही पटरी से नहीं उतरे, यहाँ तो कांग्रेस की पटरियां भी उखड़ी हुई हैं। मुझे तो नहीं लगता कि जीतू पटवारी इसको संभाल पाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज एक तरह से उनकी जो पत्रकार वार्ता थी, उनकी फेयरवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 4 जून को जैसे दिसंबर के बाद कमलनाथ का लेटर जारी हो गया, उनको पता ही नहीं चला, ऐसे जीतू पटवारी का लेटर आने वाला है। एक तरह से उन्होंने विदाई की पूरी भूमिका रखी है, ऐसा मुझे आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर लग रहा है। रवि जी, आपने सुनी व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, तमाम तरह की जो चीज़ें थी वो सब सुरेंद्र जी के वाक्य विन्यास में रही हैं, और होना भी चाहिए। भाई पक्ष विपक्ष हैं, अगर वो एक दूसरे को लेकर इस तरह की भाषा जिसमें शालीनता हो लेकिन चुभन हो, आरोप प्रत्यारोप हो, मर्यादा के भीतर। जी, अब बारी आपकी। नहीं, देखिए शरद जी, मैं अपने भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय हैं उनको बहुत सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि एक पॉजिटिव बात होती है, एक सकारात्मक बात होती है, और जब व्यक्ति सकारात्मक बात करे, सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसित हो, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। हमेशा हमको कोसते रहेंगे, अपने अंदर अपने गिरेबा में ना झांकेंगे कि आपका कार्यकर्ता, आपका नेता आज कितना उपेक्षित है, उसको आपने कितना नकारा और निकम्मा साबित कर दिया, क्योंकि आपको कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता और नेता लाके अपनी पार्टी चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तो कभी वीडी शर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देना, कभी कहें नरोत्तम मिश्रा, कभी कहें अमित शाह कि हमारे तो सारे कार्यकर्ता और नेता अब नकारा सिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि हमको तो कांग्रेस के लोगों को लाके अपनी पार्टी चलाना है। वो लोग जो कहते थे कि हम जो है कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बना देंगे, आज वो कांग्रेस युक्त पार्टी बन गई। मैंने तो एक डिबेट में कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय कांग्रेस पार्टी रख लेना चाहिए। सारे मंत्री 40% कांग्रेसी, विधायक कांग्रेसी। अरे भाई, तुम्हारा अपना खाटी जो तुम कहते थे, बड़ा गर्व से कहते थे कि हमारे पास तो जो नेता हैं वो हमारा कार्यकर्ता है, वो कॉर्डर बेस है। वेयर इज योर कॉर्डर? नो वेयर। मिस कॉल्ड पार्टी। इसमें आप बीजेपी का ही दोष मानते हैं? उन्हीं का है, हमारा कोई दोष नहीं। आपके यहाँ जो चुंबक से खिंचे चले जा रहे हैं वो सब सम्माननीय है, प्रणम्य है? देखिए, जो चला गया वो चला गया, उसकी कोई विचारधारा नहीं है, वो तो जोक है। उसने अपना खून चूसा, अपना पेट भरा और निकल गया। तो मैं तो ऐसे लोगों को कभी शाबाशी भी नहीं दूंगा, और ना उनका नाम लेना भी मैं पसंद करता हूँ। जी जी। जहाँ तक आज जीतू पटवारी जी ने कहा, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, बहुत बहुत पॉजिटिव बात कही उन्होंने। जो सवाल किया गया था उस पर उन्होंने जवाब दिया। निश्चित रूप से हमें अपने घर को संभालना होगा, हमारे घर में क्या परेशानियां हैं, हमारे संगठन में क्या परेशानियां हैं। अभी तो जीतू पटवारी जी की जो है वो कार्यकारिणी भी नहीं बनी है, वो कार्यकारिणी उनको बनाना है, क्योंकि जैसे ही वो अध्यक्ष बने सामने चुनाव आ गया, तो उनको पहले चुनाव लड़ना था। और वो भारतीय जनता, एक बात करके खत्म कर रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी को बूथ पर बैठने के लिए आदमी नहीं मिलेंगे, हमने पूरे मध्य प्रदेश में सिद्ध करके दिखा दिया कि कांग्रेस पार्टी ने कितनी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ा। जो वॉकओवर आप समझ रहे थे, अब आपके लिए। मनोज जी, सबसे बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस के लिए वो ये है कि समन्वय, जैसा हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि आखिर जब से जीतू जी आए हैं तब से कमलनाथ जी का पीसीसी आना कितनी बार हुआ है, या जीतू पटवारी जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज अगर दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी भी बैठे होते तो और ताकत बढ़ती। मैं ये नहीं कहता हूँ, अपने अपने कारणों से होंगे, ऐसा मजबूत कारण है, कोई बायकॉट नहीं है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन वो रहते ये सवाल तो उठता है ना फिर, भाई जहाँ एक युवा पीसीसी चीफ, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, वहाँ दिग्विजय सिंह जी बोल देते तुरंत, वहीं कमलनाथ जी बोल देते। हम देखते हैं ऐसा नहीं है कि बीजेपी में इसके उलट होता है। सुरेंद्र जी ने जो बात की वो बिल्कुल बीजेपी की रीति नीति के अनुरूप की, कि हमारे यहाँ चाहे कितनी भी बड़ी, माफ़ कीजिएगा सुरेंद्र जी, कमज़ोरी हो बीजेपी में,
लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट मंच पर नहीं किया जाता। ये दोनों पार्टियों का अंतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस खुले मन से मान लेती है, बीजेपी में ये चीज कही जाती है, नहीं, अंदरूनी फोरम पर बात करिए, ये सबके सामने कहने वाली बात नहीं। तो अभी भी समन्वय, क्या आपको लगता है मनोज, बड़ी चुनौती है? सबसे बड़ा जो चुनौती है वो तो वही है कि समन्वय का अभाव, और समन्वय का अभाव दिखाई भी दिया। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि कुछ जगह जाने का जब मौका मिला तो कुछ कांग्रेस के प्रत्याशियों से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो लड़ रहे हैं चुनाव, अकेले लड़ रहे हैं, पार्टी के लोग तो आए नहीं। अब नहीं आए तो उसकी वजह बहुत सारी होंगी, क्योंकि हो सकता है जिन सीटों पर मैं गया हूं वहां उनको ज़रूरत नहीं हो जाने की वरिष्ठ नेताओं को, जैसे दिग्विजय सिंह जी ने खुद ने कह दिया था कि नहीं मुझे नहीं ज़रूरत है किसी की। तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन समन्वय बहुत ज़रूरी है। खासकर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जिस दिन से जीतू पटवारी चुनाव मैदान में आए या उन्होंने पार्टी संभाली, उसके बाद से इन चीज़ों की कमी दिखाई दी। तो सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि समन्वय के साथ पटरी पर पार्टी को लाना, क्योंकि पटरी से उतरी है कांग्रेस, ये तो उन्होंने खुद मान लिया। पर शरद जी, जब सत्ता में नहीं होते हैं तो चुनौती अब बहुत सारी हो जाती है। संगठन को चलाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है शायद पूरी तरह की पार्टी में समन्वय नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप युवा को कमान देना चाहते हैं तो ये मैसेज साफ रखिए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का ये राजनीति का अंतिम चरण है, और अंतिम चरण का भी समाप्त होने वाला, ईश्वर उनको दीर्घायु करे, उनकी और राजनीति का उनका, लेकिन आप उम्र के उस चरण को नहीं झुठला सकते हैं जो ये कहता है कि अब आप 24 घंटे में से 18 घंटे तो नहीं काम कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी तो फिर भी ये करते हैं। सुरेंद्र जी, सवाल मेरा बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करूंगा आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। हालांकि बीजेपी का अनुशासन कवच मुझे मालूम है कि कितना भी मैं प्रयास कर लूं, लेकिन फिर भी देखिए, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे, जब भी क्रिकेटर भी प्रैक्टिस करता है तो वो कहता है कि ब्रेटली जैसा कोई बॉलर हो इंडिया में तो ले आओ, जो 155 की स्पीड से फेंकता हो। आप जिस बॉलर की गेंदबाजी का सामना कर रहे हैं, आप 24 घंटे कहते हैं वो कमज़ोर है, उसमें दम नहीं है, वो क्या खेलेगा। और अगर आप ऐसे बॉलर की गेंद का सामना करेंगे तो क्या बल्लेबाजी करेंगे आगे जाके पिच में। लोकतंत्र का बहुत अहम पक्ष है विपक्ष। ये देखिए, हम तो चाहते विपक्ष मजबूत हो, पर अपने हाथों से अपना घर जलाने कोई कांग्रेस से सीखे। आपने जिन नेताओं की बात की, शायद मुझे नहीं लगता कि अगला जब चुनाव होगा लोकसभा या विधानसभा का, कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, या सोनिया जी चुनाव लड़ेंगी, या खड़गे जी चुनाव लड़ेंगे। पर ये जो 4 नाम ले रहा हूँ, चारों ने अपने बेटे बेटियों को सेट करने के चक्कर में पार्टी को अपसेट कर दिया। उसको रीसेट करने का कोई फॉर्मूला इनके पास नजर नहीं आ रहा। अयोग्य है तो भी चलाए जा रहे हैं। कितनी बार आप राहुल गांधी को लॉन्च करेंगे, कितनी बार आप नकुल नाथ को लॉन्च करेंगे। जो कुछ है वो जयवर्धन है। लोग कहते हैं दिग्विजय सिंह जी आप हमारे जनसंपर्क में आ जाइए। जैसी मनोज जी की बात हुई, मेरी भी कांग्रेस से कई मित्रों से बात होती है, वो बुला रहे थे दिग्विजय सिंह जी आ जाएं, वो कहते हैं आप जयवर्धन को बुला लो। कुल मिला के अपने अपने बेटों को सेट करने के चक्कर में पूरी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अपसेट कर दिया। उसका दुष्परिणाम इनको देखने को मिल रहा है। ये एकता के साथ तो चलें। आपने जिस बात मुद्दे का उल्लेख किया, क्या कभी कांग्रेस के 4-5 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बैठ के जीतू पटवारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं क्या? उसको कह सकते हैं कंधे हाथ रखकर कि चिंता मत करो जीतू, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर ये होता नहीं है। अकेले उसको छोड़ दिया लड़ने के लिए। और कहावत भी है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। क्या कर लेंगे जीतू पटवारी अकेले? अकेला क्रिकेट में एक व्यक्ति शतक बना लेगा, पूरी टीम मैच हार जाएगी। ये हो भी रहा है इस चुनाव में। आप बताइए ना, दिग्विजय सिंह जी कहाँ गए चुनाव प्रचार करने? कांतिलाल भूरिया कहाँ गए चुनाव प्रचार करने? राहुल भैया कहाँ गए चुनाव प्रचार करने? अरुण सिंह यादव जी कहाँ गए? ये दिखाई नहीं दे रहा। कमलनाथ जी कहाँ गए? कुल मिला के जैसे एक वो फिल्म थी सिंघम अजय देवगन की, कि डीजीपी साहब कहाँ है ही नहीं, हैं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो वो हालत कांग्रेस की हो गई। कांग्रेस है पर दिखाई नहीं दे रही, नेतृत्व पर दिखाई नहीं दे रहा। जब तक कलेक्टिव लीडरशिप नहीं होगी ये विपक्ष कमजोर रहेगा, और हम नहीं चाहते कमजोर बने। ये तो अच्छे से रहे, मुद्दे उठाएं, हम इनके साथ हैं। रवि जी, हैं आप, कांग्रेस है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरा एक बड़ा सवाल है कि सही बात है, रवि सक्सेना जी भी 50 पार कर चुके हैं, 55 भी पार कर चुके हैं। आखिर अगर मैं बात करूं रवि सक्सेना जी की, तो आखिर उन्हें कब मौका मिलेगा? भाई कहीं तो ऐसा भी लगता है, चलिए 40 साल से ज़्यादा कमलनाथ जी ने नेतृत्व किया, लेकिन जाते जाते वो ये कहें कि मैं अपने क्षेत्र के सबसे योग्य किसी कार्यकर्ता को अब यहाँ से मैं चाहूँगा कि वो आगे बढ़े। ऐसी बात और बड़े नेता भी करें। और ये आप ही की पार्टी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए भी ऐसा ही हो कि भाई आप अपना, ये नहीं कि बाद में पता चला कि जैसे बीजेपी का भी एक टिकट पत्नी को गया है, जो भी कारण रहा हो, लोकसभा इलेक्शन की बात करें, कई बार भिन्न कारण होते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं रवि जी। ये सवाल आपको बहुत चुभता ज़रूर है, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा।
देखिए शरद जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे जो प्रवक्ता मित्र हैं भाजपा के, उन्होंने बहुत बातें करी, पर उन्होंने अपने गिरेबान में नहीं झांका। मैं आपको भोपाल का ही उदाहरण दे देता हूँ। कृष्णा गौर कौन है? विश्वास सारंग कौन है? इनको टिकट क्यों मिले? ये राजनीति में कैसे आए? केवल इनका छोटा सा जवाब दे देना। और हिंदुस्तान में मैं 250 लोगों की फहरिस्त गिना सकता हूं जो परिवार की वजह से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में आए और प्रमोट किए गए। पर मेरा इस मामले में हमेशा ये कहना है, और मैंने कई चैनलों पर ये बात कही है, कि आप किसी को एक बार ला तो सकते हो, पर उसको जिता नहीं सकते। जिताती है जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन जिसको जिताती है वही नेता बनता है। चाहे जयवर्धन हो, चाहे नकुल नाथ हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे सचिन यादव हो, कोई भी हो। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तो लगातार वो जनता के बीच में काम करते हैं। उनकी विश्वसनीयता होती है, इसीलिए उनको लोग चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं। पहली बात। जी, दूसरी बात, संक्षेप में, क्योंकि एक छोटी रिएक्शन लेके मैं कंक्लूड करूंगा। जी जी रवि जी। दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, केवल आप अपने चश्मे से देखेंगे तो आपको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। अरुण यादव, जीतू पटवारी, उमंग श्रृंगार लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने दौरे किए। केवल जब खंडवा का चुनाव था तो अरुण यादव जी ने कहा कि अब मैं यहाँ पूरा समय दूंगा। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव निपटते ही 5-7 जगह काम किया। जी जी। माननीय कमलनाथ जी ने चुनाव निपटते से ही जी, जी। पूरे अपने इलाके में पूरा सभाएं की। महाकौशल में पूरा उन्होंने सभाएं की। सुरेन जी, तो ये आपका जो चश्मा है, ये इसको चश्मे आपको की जो उतारना बात कर रहे हैं रवि जी, अब अमेठी से दूसरा कैंडिडेट है, रायबरेली से राहुल जी हैं। लेकिन अगर रायबरेली से भी नया कैंडिडेट होता, आप कहते दोनों जगह से डर गए हैं, तो आप भी तो कहीं से नहीं छोड़ते हैं कि नहीं लड़े तो डर गए हैं, लड़े तो बोले अब सुरक्षित सीट से आ गए हैं। और आप जो कहना भी चाह रहे थे कृष्णा गौर जी के मसले पे, बहुत संक्षेप में 15 सेकंड में। देखिए, एक तो हमारा चश्मा पूर्णतः भारतीय इटालियन नहीं है, इटालियन चश्मे से देखने की इनकी आदत होगी। और कृष्णा गौर, विश्वास सारंग जी दोनों का आपने कहा, उसके पहले वो पार्षद रहे, विश्वास जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। किसी का बेटा होना अपराध नहीं है, पर केवल बेटे के आधार पर उसको महत्व मिलना। नकुलनाथ सांसद का चुनाव लड़ने से पहले कौन से पद पर थे? जयवर्धन सिंह विधायक का चुनाव लड़ने से पहले किस पद पर थे? कोई संगठन में काम नहीं किया। प्रक्रिया के आधार पर आप किसी के बेटे आगे बढ़ते हैं तो उसमें स्वागत है, लेकिन आप चल इस आधार पर आगे बढ़ते हैं तो ठीक नहीं है। ये एक बात तो है, दलील है, अपनी जगह है कि आप एक प्रक्रिया से आते हैं तो बिल्कुल ठीक बात है। राज कपूर की बात याद आती है कि केदार शर्मा ने एक तमाचा मारा था उनके मुंह पे तगड़ा, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर का काम था कि इसको क्लैप बॉय से शुरू करना, जो क्लैप देता है आके शुरू। बार बार वो जाके आईना देखते थे, तो केदार शर्मा ने एक दिन दिया झन्नाटेदार तमाचा। इससे व्यक्ति सीखता है, वो उस परंपरा में आता है जिसको आप कहते हैं कि वो दरी भी उठा लेता है, वो सारी चीज़ों को समझता है। ये बात है, और इस चुनौती को कांग्रेस को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन ये रवि सक्सेना जी की चुनौती नहीं है, जीतू पटवारी की भी नहीं है, ये चुनौती है दिल्ली की, दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं की। और ऐसा नहीं कि वो नहीं सोचते हैं या उनके भीतर इतना साहस नहीं है। आप सोनिया जी ने जिस तरह पद नहीं लिया, राहुल जी ने पद नहीं लिया, ये बताता है कि ये सोच शायद उनके भीतर है, लेकिन इसमें और बोल्ड स्टेप्स की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया रवि जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया सुरेन जी। और इससे पहले कि हम इस डिबेट को ख़त्म करें, ख़त्म कुछ भी नहीं होता, सनातन यही कहता है सब कुछ चिरंतन है। तो अब आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देखेंगे। कांग्रेस के भावी प्रधान, गढ़ में मचा घमासान, सहयोगी ललित के साथ। नमस्कार।